गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा की थी और हम लोग ये भी जाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर और पहचान क्या है। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर टेंस पहचानना होगा, अगर उस टेंस का वाक्य को अगर जानना होगा कि किस तरह से पहचाने, तो हम लोग को उसके पहचान हिंदी और इंग्लिश दोनों ज़रूरी है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम ये बताए थे कि किसी भी वाक्य को अगर पहचानना है तो दो बातें याद रखनी होगी। अगर हिंदी में पहचाननी है तो उसका क्रिया को देखना होगा कि अंत में क्या लगा हुआ है, और इंग्लिश में पहचानना होगा तो उसके वर्ब को, रूप को देखना होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हिंदी में क्या पहचान है और इंग्लिश में क्या पहचान है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसकी पहचान हिंदी में लिखें तो हिंदी में पहचान है कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। ठीक है, ये हिंदी की पहचान हुई कि किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस सब में से कोई एक लगा हो तो वह वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। ठीक है, लेकिन यदि हम इसको एग्जाम्पल देना चाहें तो जैसे में इसको बोल सकते हैं कि वह पटना जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्रिया है और क्रिया के अंत में रहा है, लगा है, तो इसका समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसको बनाने का नियम क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, तब बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर इसका लिखते हैं, इसका बनावट लिखते हैं। तो बनावट लिखने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद इज, आर, एम, ये तीनों में से कोई एक लिखना होगा। उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, यही इसका बनावट है, यही इसका स्ट्रक्चर है। इसी के अनुसार हम इस टेंस के ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है वह पटना जा रहा है, अगर इसको मैं बनाना चाहूँ, ठीक है, इसको मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ मैं बना सकता हूँ वह है सब्जेक्ट, तो वह का इंग्लिश होता ही के साथ लगता है इज, आ रहे में से तीनों में से लिखना है तो ही के साथ हम जानते हैं कि इज लगता है। ठीक है, ही के साथ इज लगता है। अब उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, यानी जाना का अर्थ होता है गो। ठीक है, इसका इंग्लिश गो होता है, और उसका V4 लिखेंगे, उसका वर्ब का चौथा रूप लिखेंगे, यानी गो में ING लगाएंगे तो वो चौथा रूप बन जाएगा। तो हम इसका वर्ब का चौथा रूप लिखेंगे, यानी गो का गोइंग हो जाएगा। ठीक है, गोइंग। और पटना क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड है, इसलिए पटना लिख दिए, तो टू पटना। ठीक है, ये हमारा एक पहचान हुआ कि कैसे पहचानेंगे। सबसे पहला चीज हम पहचानेंगे कैसे, उसको याद रखना है, और उसके बाद हमको बनाने का नियम क्या है उसको जानेंगे। एक चीज ये और इंग्लिश में ये दो चीज याद रखना है। उसके बाद किसी भी सेंटेंस में इसी सेंटेंस के अदर पैटर्न पे भी आएंगे। जैसे कहता है कि वह पटना जा रहा है, अगर मैं बोलूँ कि वह पटना नहीं जा रहा है तो इसका स्ट्रक्चर भी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हालांकि स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से। जैसे अगर एग्जाम्पल में आ जाए कि वह पटना नहीं जा रहा है। ठीक है, वह पटना नहीं जा रहा है, तो करना कुछ नहीं है। हम अगर स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे तो स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब इसको वैसे ही बना दीजिए। मेन आपका स्ट्रक्चर यही है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना जान गए कि हेल्पिंग वर्ब का बाद नॉट रखें, अगर क्या वाला क्वेश्चन आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले रखें, अगर उसमें WH वर्ड आता है तो WH पहले रखें, और बाकी हेल्पिंग वर्ब पहले रख के उसको बनाया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं, हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया तो टोटल स्ट्रक्चर में बता दिया था, और ये बताया था कि डू डज जो है हेल्पिंग वर्ब है, किस पोजिशन पे आने पर उसका वाक्य का क्या पैटर्न होता है। ठीक है, तो इसमें भी हमने कहा कि वह पटना नहीं जा रहा है,
तो वह पटना नहीं जा रहा है। इसका अगर ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमको लिखना है, तो सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद इज लिखे, उसके बाद नॉट लिखना है तो नॉट लिखे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी उसके बाद गोइंग लिखे, उसके बाद पटना। ठीक है, अगर यही आता है कि क्या वह पटना नहीं जा रहा है, सॉरी पहले हम बनाते हैं क्या वह पटना जा रहा है। ठीक है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर हम लिखना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे पहले इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर बनाना हो तो इज हो गया, सब्जेक्ट ही हो गया, अब वर्ब का चौथा रूप गोइंग टू पटना। ठीक है, ये आपका 3 ठो सेंटेंस हो गया। एक ही सेंटेंस को हमने बनाया, जैसे वह पटना जा रहा है, इसको याद रखिए और इसी पे आप कन्वर्ट करना सीखिए और धीरे धीरे एक्सरसाइज बनाइएगा इस पे। अब एक एक्सरसाइज जैसे सब्जेक्ट इज आ रहा है, V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है, इस पे ही इज गोइंग टू पटना हो गया, वह पटना जा रहा है का। अब इसी पे एक एक्सरसाइज बनाइए। फिर इसका निगेटिव वर्ड है तो इसमें एक एक्सरसाइज बनाइए और उसके बाद क्या है तो क्या वह पटना जा रहा है, ये भी स्ट्रक्चर और पहचान यहाँ पे है तो इसका स्ट्रक्चर के अनुसार ये है। अब इस पे एक्सरसाइज बनाइए। हर स्ट्रक्चर और हर पहचान का जो है उसका अलग अलग स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन में दे दिया। एक चीज दिया जैसे क्या लगा हुआ है तो ई जा रहा है मेरी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो सभी में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है तो सभी में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा तो नॉट लगाएंगे। इस तरह से आप एक एक करके हर का एक एक करके एक ठो एक्सरसाइज बनाइए, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा। और आगे देखते हैं आगे क्या है। अब जैसे एक है कि चौथा में हम बोले कि क्या वह पटना नहीं जा रहा है। ठीक है, क्या वह पटना नहीं जा रहा है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लिखना चाहें तो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसको अगर हम बनाते हैं तो इज ही नॉट गोइंग टू पटना। ठीक है, ये चीज हो गया। सेंटेंस नहीं वाला आ गया, नोट लगा दिए। ठीक है, अगर पांचवा में देखिए वह पटना क्यों जा रहा है। ठीक है, जितने तरह के सेंटेंस आते हैं, ठीक है 6 तरह के कुल सेंटेंस आएंगे आपके किसी भी एक्सरसाइज में, तो ये 6 तरह का आप पैटर्न जान लीजिए। उसी तरह से आप उसको एक एक करके बनाते रहिए, आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसका जब मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा तो लिखूंगा WH वर्ड। ठीक है, यानी WH वर्ड क्या मतलब, वैसा वर्ड जो WH से शुरू यानी क्वेश्चन वर्ड उसको बोल सकते हैं। जैसे वाट हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, हाउ अपवाद में आता है। ठीक है, हाउ है, वेन है, ये सब जितने सारे वर्ड हैं वो WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तब इसके बाद इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब अदर वर्ड, लास्ट में अदर वर्ड लिखते हैं। अब इसको हम बनाते हैं तो WH वर्ड क्या है, पहले क्यों है तो क्यों का इंग्लिश लिखेंगे वाई, वाई के साथ इज यानी चूंकि ही है इसलिए इज लिखेंगे। वाई इज ही गोइंग टू पटना। ठीक है, अब ये एक एक्सरसाइज आप इस पे बना सकते हैं, एक ट्रांसलेशन इस पे बनाइए WH वर्ड वाला। ठीक है, अब इसको एक और लास्ट जो है 6 प्रकार का छठा जो है सेंटेंस इसी में नहीं आता है तो कैसे बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में आया वह पटना
क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर ये आता है, ये लास्ट है इसी तरह का। तो अगर इसको बनाना होगा तो हम इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखते हैं कि WH वर्ड तो लिखेंगे, ठीक है, WH वर्ड तो लिखेंगे, उसके बाद इज आर एम तीनों में से कोई एक लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद V4 लिखेंगे, तब ऑब्जेक्ट, तब अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए, अब इसको बनाइए। तो चूंकि ही है, इसके साथ इज लगेगा। WH वर्ड क्या है? क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश वाई होता है। वाई इज लिखेंगे क्योंकि ही के साथ इज लगता है। वाई इज, ही हो गया ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद गोइंग, उसके बाद टू, और उसके बाद पटना। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर वर्ड लिख दिए। ऑब्जेक्ट रहता तो पहले ऑब्जेक्ट लिखते, उसके बाद अदर वर्ड लिखे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक है, अगर अदर वर्ड भी नहीं रहेगा तो हम V4 तक ही लिख कर छोड़ देंगे। जैसे वह जा रहा है तो ही इज गोइंग, वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। क्या वह जा रहा है? इज ही गोइंग। क्या वह नहीं जा रहा है? इज ही नॉट गोइंग। वह क्यों जा रहा है? वाई इज ही गोइंग। वह क्यों नहीं जा रहा है? वाई इज ही नॉट गोइंग। तो इस तरह से है। तो कहने का मतलब कि आप किसी भी टेंस का एक ठो पहचान हिंदी और एक उसका मेन स्ट्रक्चर याद रखिए, बाकी उसी से कन्वर्ट करके एक हेल्पिंग वर्ब का पोजीशन केवल चेंज किया गया है। जितने भी सेंटेंस है, 6 तरह के सेंटेंस आपके किताब में, आपके एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, ये 6 तरह के एक्सरसाइज जो है, 6 तरह के सेंटेंस है, वो एक ही सेंटेंस से बने हैं। ठीक है, तो वो पोजीशन जो है ना केवल हेल्पिंग वर्ब का है। हेल्पिंग वर्ब का पोजीशन इधर उधर हो रहा है, तो किसी एक टेंस में आप अच्छे से देख लीजिए कि वो हेल्पिंग वर्ब कहाँ लग रहा है, किस तरह का वाक्य होता है तो वो कहाँ लग रहा है। उसके बाद आप किसी भी टेंस में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं होगी कि ये इस पे क्या लिखें, ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ लिखें। आपको किसी एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब का पोजीशन आपको याद रख लेना है। उसके अनुसार आप जितने भी 12 टेंसेस हैं वो 12 टेंसेस का ट्रांसलेशन आप अच्छे तरह से बना सकते हैं। तो ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग पढ़े। आप इसमें एक ऑक्सफोर्ड का करेंट इंग्लिश ग्रामर या आपके पास जो भी ग्रामर ट्रांसलेशन का बुक है उस ट्रांसलेशन के किताब को देखिए और उसमें से ढूंढिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ है और उसका एक्सरसाइज दिया हुआ होगा, वो एक्सरसाइज ही बनाइए। चूंकि बनाने से ही आएगा, केवल याद करने, केवल देखने से नहीं आएगा। हमने एक ही सेंटेंस के अलग अलग पैटर्न को बनाया। ठीक है, अब इसी पैटर्न को देखकर आप एक पैटर्न को पहले देखिए और उसको देखने के बाद उसको उतारिए और उसी तरह से आप बनाइए। फिर दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, पांचवा देखिए, छठा देखिए। इस तरह से देख देख कर और आप अच्छे से बनाइए। आपका प्रैक्टिस जब होगा तो आप इसमें परफेक्ट अवश्य होंगे। आपको फिर जानने की जरूरत नहीं होगी कि आप इस टेंस के ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब हम यहीं पे इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। धन्यवाद।